नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से कम हो रही है, जिससे कहा जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। प्रदेश में अभी कोरोना कर्फ्यू लागू है और इसे खत्म करने और आगे बढ़ाने पर आज फैसला लिया जाना है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। एक्सपर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर का भी अंदेशा जताया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हम संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पा चुके हैं और तीसरी लहर कब तक आएगी और ये कितना खतरनाक हो सकती है। तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा ज्यादा है। ऐसे में क्या हमारे जो हेल्थ सिस्टम बच्चों को बचाने के लिए जो तैयारी है और नहीं तो अभी ये क्या तैयारियां करनी चाहिए। 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है, वहीं 12वीं की परीक्षा पर अभी फैसला होना बाकी है। ऐसे में अगर 12वीं की परीक्षा होती है तो सेंटर्स पर क्या तैयारी होनी चाहिए। वहीं कोरोना की घटती रफ्तार को देखते हुए क्या हम अनलॉक की ओर जा सकते हैं। आज न्यूज स्पेशल में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल और हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। और चलिए इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर के पांडे जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुमन जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर के मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि अगर कोरोना की दूसरी लहर की बात करें तो डबल स्पीड से इसके केसेस कम हो रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वाकई अब हम कोरोना पर पूरी तरीके से काबू पाने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से केसेस कम हुए हैं ये कहा जा सकता है कि बहुत इफेक्टिवली काम किया, प्रभावी ढंग से सरकार ने काम किया। लोगों को जो कोरोना कर्फ्यू लगा है उससे काफ़ी फायदा हुआ है और अब ये कहा जा सकता है कि सेकेंड वेव एक तरह से खत्म हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी चांदनी जी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं उससे यही कहा जा सकता है कि अच्छी खबर लगातार मिल रही है। और रिकवरी रेट की अगर बात करें तो प्रदेश में रिकवरी रेट भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। डॉक्टर सुमन भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुमन, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि जो दूसरी लहर चल रही है बहुत तेजी से ग्राफ कम हो रहे हैं, अब ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जी चांदनी जी, जैसे कि 3-4 दिन से जो केसेस कोरोना का ग्राफ अगर देखा जाए तो 2 लाख से कम आ रहा है लगातार। पर ये है कि हाँ, इसमें क्या है कि अभी भी हमें सजगता और सतर्कता रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वायरस अभी भी है। अभी चूंकि हमने लॉकडाउन और सारे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किए, इस वजह से ये केसेस कम हो रहे हैं। पर हो सकता है कि अगर हम अनलॉक इसमें करें तो फिर स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तब जब हम नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि पार्शियल अनलॉक होना चाहिए, चीजें थोड़ी बहुत खुलनी चाहिए ताकि हम इस पे जो है इस पे एक्ट अपॉन कर सकें। जी बिल्कुल। डॉक्टर कीकर, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर तो चली रही है, लेकिन जो तीसरी लहर को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है, कब तक कोरोना की तीसरी लहर आएगी और उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जो एक्सपेक्टेड है सितंबर से नवंबर के बीच में, लेकिन इस पे 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो लोगों का बिहेवियर कैसा, व्यवहार कैसा है, कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करेंगे तो थर्ड वेव जो है अवॉइड भी की जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग फॉलो नहीं करते इसलिए आएगी। दूसरी चीज जो हमारे आपके कंट्रोल में नहीं है, स्ट्रेन्स, कि कोरोना अगर अपना स्ट्रेन बदल देता है, कोविड स्ट्रेन नया आ जाता है, तो फिर वो क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। किसी को नहीं पता कि कब ये अपना म्यूटेशन हो जाए, कब नया स्ट्रेन आ जाए और वो किस तरह से बीमारी को फैलाए या कम करे, ये कहा नहीं जा सकता। तो ये तो भविष्य के गर्त में है। तीसरी चीज वैक्सीनेशन। जैसे ही वैक्सीनेशन हमारे देश का 70% के करीब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, जो मतलब होता है 180 करोड़ डोजेज, 90 करोड़ पॉपुलेशन, जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड होने चाहिए। तो अभी देखिए बच्चों की वैक्सीन नहीं है, अभी इंडिया में कोई रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फाइजर की वैक्सीन अगर आ जाती है तो 12 साल से बड़े बच्चों में हम लोग लगा सकते हैं। और एक अच्छी बात और है फाइजर की वैक्सीन में, जो मैं पढ़ रहा था कि 1 महीने तक आप इसको 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने जैसे देश में जहां इतनी गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर अलग है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को उस दौरान, बहुत सारे बच्चों को अगर फाइजर की वैक्सीन हमारे यहाँ मिलती है तो लगाई जा सकती है। लेकिन फिर भी 180 करोड़ डोजेस
नवंबर से पहले लग जाए बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतनी अवेलेबिलिटी होगी नहीं। हालांकि मैं अभी पढ़ रहा था कि जुलाई से, जून के आखिरी हफ्ते से और जुलाई से करीब 18 करोड़ डोजेज हमारी कोवैक्सीन की और कोविशील्ड की अवेलेबल होने लग जाएगी। बाकी जो बाहर की और वैक्सीन होंगी और जो ब्रांड 7 और ब्रांड बन रहे हैं इंडिया में ही बनेंगे, लेकिन वो जब तक प्रोडक्शन नहीं शुरू हो जाता, मार्केट में नहीं आ जाते, कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें देखिए लोगों को अपना व्यवहार ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको अपने परिवार को बचाना है, अपने आप को बचाना है, बाद में समाज, देश और प्रदेश आता है, तो ये चीजें आती हैं। लेकिन अपना व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोविड के टाइम, क्योंकि कोविड देखिए प्रिवेंटेबल डिजीज है। अगर लोग सिर्फ मास्क पहने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, तो बहुत कुछ बीमारियों से बचा जा सकता है, और वही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जी चांदनी जी। बिल्कुल, तो लगातार डॉक्टर के पांडे यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब हम परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोरोना की जंग से जीत सकते हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ है, आगरा से विनीत हमारे साथ है। पहले आपको गाजियाबाद लिए चलेंगे। हिमांशु, अगर बात करें तो कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब हम अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए चांदनी, सरकार के ऊपर है ये फैसला लेती है या नहीं लेती है। अनलॉक की तरफ सरकार अगला कदम उठाती है नहीं, क्योंकि अभी जो पैनल के अंदर डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आगे थर्ड वेव इंतज़ार कर रही है, यानी थर्ड वेव आ सकती है, और उसको हम खुद भी बचा सकते हैं अगर जितने लोग घर से बाहर निकलते हैं 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस फॉर्मूले पर चले तो हो सकता है कि थर्ड वेव ना भी आए और लोग सुरक्षित रहें जितने भी हमारे लोग हैं। गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर की हालात की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो रेशो था, जो रेट था, वो लगातार नीचे गिर रहा है। ग्राफ रेट में काफ़ी कमी आई है। 1.32 गाजियाबाद के अंदर फिलहाल पॉजिटिव रेट है, और मुश्किल 1700 कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव एक्टिव मरीज हैं जिनका ट्रीटमेंट अस्पतालों में किया जा रहा है। तो सबसे पहले जनता को खुद समझना होगा। थर्ड वेव उन्होंने देखा कि किस तरह से अपनों को उनसे दूर कर गए कोविड ने, और इसके बाद थर्ड वेव अगर वो चाहते हैं वो आए, तो उससे पहले उनको खुद समझना होगा, समझना होगा कि थर्ड वेव ना आए, और अपने जो बिहेवियर है उसको पूरा बदलना होगा, मास्क लगाकर रखना होगा, ताकि आगे कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर बताई जा रही है आ सकती है, उसका सामना कम से कम दिल्ली एनसीआर भारत के लोगों को ना करना पड़े। और जो वैक्सीन की बात बताई जा रही है, अभी वैक्सीन आने में समय है, उसके लिए लगाने के अंदर काफ़ी प्रोसेस लंबा रहने वाला है और काफ़ी समय लगने वाला है। तो उससे तब तक तो कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क जरूर लगाएं, और अपने घर के अंदर छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सभी को बताएं कि आप मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, तभी हम कोविड थर्ड वेव से लड़ पाएंगे। अगर वो आती है तो संभावना ये भी जताई जा रही है, जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हो सकता है कि अगर वो थर्ड वेव ना भी आए, अगर हम मास्क लगाते हैं और अपना जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाएं, तो सभी चीज़ें इस पर निर्भर करती है। लेकिन जब कल से 1 तारीख को जब सरकार ये फैसला लेगी, अनलॉक किया जाएगा, तो किस हिसाब से अनलॉक होना है, क्या क्या अनलॉक किया जाएगा, तब तस्वीरें जो निकल कर सामने आएंगी काफ़ी हद तक वो बता देंगी कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि हमने फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक करना शुरू हुआ था, तब मार्केट के हमने देखा था अचानक से ही लोग मार्केट पहुंच जा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल ही गए थे। एक टाइम तो वो आ गया था जब लोगों ने चेहरे से मास्क को हटा ही दिया था। पूरी तरह से लोगों ने सोचा कि ज़िंदगी पूरी तरह से खुशी भर चुकी है और कोरोना है ही नहीं। लेकिन फिर कोरोना की एक ऐसी लहर आती है जिसमें सबको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, और ग्राउंड जीरो पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि किस तरह से कोरोना ने लोगों को अपनी जद में लिया और कितने लोग बिछड़ गए। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ भी गया होगा कि थर्ड वेव अगर आती है तो कितनी खतरनाक रहने वाली है। इन सबसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। सरकार के बाद ये देखने को मिला था कि जो लोग थे उनकी तरफ से बहुत लापरवाही जो थी वो बढ़ती जा रही थी। बाजारों में भीड़ किस तरीके से बढ़ गई थी, लोग थोड़ा बेखौफ से हो गए थे। उनको ये लगा कि कोरोना की जो लहर है, जो कोरोना का संक्रमण है, वो कहीं ना कहीं कम हो गया। चलिए आपको कानपुर लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ है। अमित, अगर बात करें तो कानपुर की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? क्या कोरोना की रफ्तार कम हो चुकी है और क्या दूसरी लहर पर हम काबू पा चुके हैं? देखिए चांदनी, प्रदेश सरकार का जो 3T फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं हिट साबित हुआ है। प्रदेश के साथ साथ कानपुर में भी वो फार्मूला हिट साबित हुआ है। और पिछली 22 मई को जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, उसके बाद जिस तरह लगातार उनका तूफानी दौरा चल रहा है और यहाँ पर आने के बाद जो उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया था, उसके बाद से ही अचानक से जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पिछले 24 घंटे में मात्र 23 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और मात्र 4 लोगों की ही कोरोना से मौत हुई थी। क्योंकि
कि अभी तक मामले धीरे धीरे कम हो रहे थे, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट था, जो मौतों का सिलसिला था, आंकड़ा था, वो तेजी से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर सफल हुआ है। यहाँ पर मरीज नए मिलने कम हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पर लगातार पंचायत चुनाव के बाद स्थिति काफ़ी भयानक थी, हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट भी दिखाई थी, अब वहाँ भी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी है। अधिकतर लोग ठीक हो गए हैं और जो गांव में मौतों का सिलसिला था वो भी थम गया है। तो कहीं ना कहीं जो अनलॉक को लेकर लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, वो शायद कि 1 तारीख से कुछ राहत मिलेगी, उसके लोग इंतज़ार में हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात भी है कि जब लोगों को छूट मिलती है तो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसका सबसे बड़ी जो बात सामने आई है कि पूरे प्रदेश में चालान की बात करें, मास्क न लगाने को लेकर चालान की बात करें, तो कानपुर दूसरे नंबर पर आया है बनारस के बाद। इससे आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही को लेकर बहुत बेअंदाजी रहती है, बेपरवाही रहती है, और शायद इसीलिए अगर लोगों को छूट मिली तो उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। वहीं इसका दूसरे पहलू ये भी है कि लोग ये नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन हो, क्योंकि तमाम तरह की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उस पर असर पड़ता है, लोगों को कमाने खाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी के उलट वो लॉकडाउन ना लगे इसके लिए मास्क लगाएं, लापरवाही ना करें, इसको भी वो लोग नहीं पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सख्ती होगी और इसको लेकर सरकार को ये कदम उठाना होगा कि कहीं सरकार की जो ढिलाई है उस पे कहीं ना कहीं लोग उसका फ़ायदा न उठाने लगे। इसलिए अनलॉक को लेकर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या क्या गाइडलाइंस आती हैं। लेकिन कानपुर में मामले कम हुए हैं, स्थिति कंट्रोल में है। तीसरी लहर को लेकर व्यापक तौर पर तैयारी चल रही है और जो अधिकारी हैं उनको पूरी उम्मीद है कि अगर तीसरी लहर आती भी है तो उसका वो बड़ी अच्छे से सामना कर लेंगे। उसको बिल्कुल अमित, क्योंकि दूसरी लहर में जो कमियां देखी गई थी, जो खामियां देखी गई थी, उन्हें लगातार पूरा किया जा रहा था ताकि तीसरी लहर आने से पहले सारी तैयारियां पूरी हो जाए और ताकि लोगों को संक्रमित होने से पूरी तरीके से बचाया जा सके। तो लगातार इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार तो कम हो रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो तीसरी लहर के अंदेशे जो हमें मिल रहे हैं उसको लेकर भी सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। डॉक्टर के पांडे हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर के मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कोरोना की रफ्तार तो कम हो रही है, लेकिन क्या हम दूसरी लहर पर काबू पा चुके हैं? जी बिल्कुल, दूसरी लहर पे डेफिनेटली काबू पा चुके हैं। लगातार केसेस कम हो रहे हैं, जो डेथ्स है वो भी कम। ये 15 दिन पहले के केसेस रिफ्लेक्ट करती है, तो उसमें करीब 10-15 दिन और लग जाएगा जब मौतें भी कम होने लग जाएंगी। और दूसरी लहर पे डेफिनेटली हम लोग काबू पा चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अब सरकार कैसे अनलॉक करना चाह रही है ये सरकार को सोचना है और लोगों के बिहेवियर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ। ये चाहते बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार जो कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है धीरे धीरे और इसके साथ ही साथ सतर्कता जो है वो भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर सुमन, तीसरी लहर कब तक आने की संभावना है और क्या तैयारियां होनी चाहिए तीसरी लहर को लेकर? देखिए चांदी जी, इसका तो प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली कब आएगी, पर जिस हिसाब से जो हमारे आकलन है या दूसरे देशों से हम आकलन कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में सिर्फ 2.5 महीने का अंतर था दूसरी ओर से और तीसरी लहर में, और जो तीसरी लहर में जो मोर्टेलिटी थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू दूसरी सेकेंड वेव, और वो 1.5 महीने चली थी। तो हमें ये भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ऐसा ना हो कि हम दूसरी लहर खत्म होते होते तीसरी लहर ना वो कर दे। पर यह है कि हमें इससे पूरी तरह से मुस्तैद रहना पड़ेगा। हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी कि जो हमारे CSC और PSC लेवल के जितने भी वो है हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको मजबूत किया जाए, एटलीस्ट उनको लेवल 2 का बनाया जाए, ताकि जितनी पूलिंग है पेशेंट्स की वो एक जगह सेंट्रिक ना हो, किसी पे प्रेशर ना पड़े। और जैसे इस बार हमने देखा कि इस बार लोगों को काफी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और सब दूसरी लहर में पूरी तरह झकझोर के रख दिया था। तो इस चीज को देखते हुए हमें अपने हेल्थ सेंटर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें। और जहां तक रही बात कि हाँ ये तीसरी लहर में बच्चों का जो ये पॉपुलेशन है वो ज़्यादा वनरेबल है इस कोरोना लहर के लिए, तो इसलिए उसमें क्या है कि आप बच्चों के भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका स्किल्ड स्टाफ है, मेडिसिन है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो सारी चीज़ों को मुस्तैद करना पड़ेगा ताकि हम उस चीज़ पे तीसरी लहर पे हम काबू कर सकें। बिल्कुल, तो डॉक्टर सुमन भी यही बता रही हैं कि कैसे तीसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है, क्या कुछ तैयारियां जो है वो वहां पर नजर आ रही हैं। लेकिन डॉक्टर के क्या जो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए तैयार है, और तीसरी लहर को देखते हुए सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
बिल्कुल तैयार नहीं है। वजह यह है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाते, और 18 साल से 19 साल से छोटे बच्चे 41% हमारे पास हैं, तो जब तक उनका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तो तब तक वो प्रोटेक्टेड कैसे होंगे। दूसरी चीज है, हमारे पास लेवल 2 लेवल 3 की आईसीयू छोटे छोटे शहरों में नहीं, बड़े शहरों में है, लेकिन वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो जैसे ही बच्चे बीमार होंगे, और ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त भी बच्चे काफी बीमार पड़ रहे हैं। इस लहर में पिछले 15 दिन की बात मैं बता रहा हूँ कि बच्चे कम बीमार नहीं पड़ रहे, काफी बीमार पड़े हैं। काफी को मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम भी हुआ, जो भर्ती भी हुए हैं, और काफी केसेस देखे जा रहे हैं। ये हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है, हम लोग आपस में बात करते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो पता लगता है कि बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हो रहे हैं। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जल्दी से इसके लिए तैयार नहीं हो पाएगा। लोगों के पास कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, मास्क वगैरह पहनना, सावधानी बरतने के सिवा कोई चारा नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, 135-40 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए, जब एक साथ लोग इतने बीमार हो जाएंगे, तो हम सोचे जी बच्चों के लिए कोई प्रोटेक्शन दे पाएंगे। मैं नहीं मानता इसको इतना दे पाएंगे, हमारा हेल्थ सेक्टर इतना स्ट्रांग है। जी चांदनी जी, तो लगातार किस तरीके से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो तीसरी लहर आने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है, इससे कैसे बचा जा सकता है। गाजियाबाद लिए चलेंगे। हिमांशु, अगर बात करें तो जहाँ तीसरी लहर को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है, उसके साथ ही साथ ब्लैक फंगस के भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि दवाइयों की जो कमी है वो लगातार नजर आ रही है। इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है हिमांशु? देखिए, ब्लैक फंगस के मामले लगातार गाजियाबाद में देखे जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर आस पड़ोस के जितने भी ज़िले हैं, यहाँ पर जो हॉस्पिटल है हर ENT, वहाँ पर लोग एडमिट हो रहे हैं, और वहाँ पर जो इंजेक्शन उसके लिए चाहिए होता है, इन्फोटेरिसन भी, वो यहाँ पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। रोज़ाना उसको लेकर 10 कॉल तो हमारे पास आते हैं। लोग इस उम्मीद में कॉल करते हैं कि शायद वो जो इंजेक्शन है हम उनको मुहैया करा पाएंगे, लेकिन मार्केट में कहीं भी नहीं है। गाजियाबाद जिला प्रशासन से जब इस बारे में बात की जाती है, उनका कहना होता है कि ये सभी इंजेक्शन अवेलेबल हैं, लेकिन हकीकत जो है वो मार्केट में जब ग्राउंड जीरो पे जाते हैं वो बिल्कुल इससे अलग है। और ऐसे लोगों की 4 लोगों की मौत भी गाजियाबाद के अंदर हो चुकी है जो ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं। येलो फंगस जैसा नया एक मामला गाजियाबाद में सामने आया है, वो आपने देखा ही होगा। तो लगातार सुर्खियां गाजियाबाद में तेज है ब्लैक फंगस को लेकर, और लगातार 100 से ज़्यादा केसेस अब तक ब्लैक फंगस के गाजियाबाद में देखे गए हैं। लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन जो चाहिए, वो जो दवाई चाहिए होती है इलाज करने के लिए ब्लैक फंगस के लिए, वो अवेलेबल यहाँ भी नहीं है, और ना ही मेरठ या फिर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, वो अवेलेबल कहीं पर अभी तक हो नहीं पाई है। सरकार का जरूर ये दावा था कि जल्दी उस इंजेक्शन को अवेलेबल करा दिया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुई है। जो गाजियाबाद के डॉक्टर हैं BP त्यागी, उनसे हम लगातार बात करते रहते हैं ब्लैक फंगस को लेकर, तो उनका कहना है अभी तक मार्केट में ये दवाई अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो सरकार को चाहिए क्या कि दवाई को अवेलेबल कराए ताकि ट्रीटमेंट सही से हो सके, क्योंकि कोरोना से तो लोग जीत गए, जो लोग कोरोना से जीत गए उसके बाद ब्लैक फंगस ने उनको जकड़ लिया है। अब ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ चाहिए होती हैं ब्लैक फंगस के इलाज के लिए, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग अब अपनी ज़िंदगी खो रहे हैं। और ब्लैक फंगस को ऐसी एक बीमारी बताई जा रही है जो कि कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है, जैसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दवाइयाँ जब तक नहीं होंगी तो ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये देखना होगा। और ये हाल गाजियाबाद हॉट सिटी के रूप में जाना जाता है। दिल्ली की धड़कन, उत्तर प्रदेश की धड़कन को देखा जाता है, क्योंकि दिल्ली NCR पूरा गाजियाबाद के अंदर रहते हैं, तमाम बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर भी बड़े बड़े हॉस्पिटल होने के बाद भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। तो इस और सरकार को देखना होगा। थर्ड वेव की लगातार जो बात कर रहे हैं हम, लगातार उसको डिस्कशन में सुन रहे हैं कि वाकई पहली वेव के लिए हम तैयार नहीं थे, और हमें अंदेशा दूसरी वेव का नहीं था, दूसरी वेव के लिए भी हम तैयार नहीं थे। समय बीतता चला गया, हालात अपने आप सुधरते चले गए। अगर हम ये कहें कि हमने सब कुछ सही कर लिया या सरकार ने सब कुछ सही कर लिया है, ये कहना गलत होगा। समय बीतता रहा, हालात धीरे धीरे ठीक होते रहे, और ऐसा ही शायद तीसरी वेव को लेकर अभी हमारे साथ होने वाला है कि थर्ड वेव को लेकर हमने अभी जो तैयारियां हैं, जिस तरह से डॉक्टर बता रहे थे कि अभी CSC PSC पूरी तरह से तैयार है ही नहीं। अगर बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि सतर्कता से ही हम बच सकते हैं, जो कि ब्लैक फंगस की बात करें या फिर कोरोना की तीसरी लहर जो आने वाली उसकी बात करें। डॉक्टर के, क्योंकि ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे कैसे निपटा जा सकता है और बचने के क्या तरीके हैं इसके? जी, ब्लैक फंगस के लिए देखिए, अगर जिन लोगों को डायबिटीज है, इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जो डायबिटीज के लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, वो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करें, नंबर 1। नंबर 2, जब उनको स्टेरॉइड चलता है
तो उस वक्त ब्लड शुगर तुरंत बढ़ता है। जैसे देखिए नॉर्मली ब्लड शुगर 180 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 150 के अंदर रहे, खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो उसे कोविड पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि वही इलाज है, काफी कारगर है, तो ब्लड शुगर सीधे 350, 400, 700 मिलीग्राम % तक मैंने देखा है मरीजों में, तो इतना ज्यादा चला जाता है। और तीसरी चीज होती है कि जैसे ही ये ब्लड शुगर अनलिमिटेड टाइम के लिए लोग ले रहे हैं, कितनी असीमित मात्रा में ना लें, असीमित समय के लिए ना लें, तो लोग अपने से स्टेरॉइड जब लेंगे और ब्लड शुगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो ये बीमारी होती है, क्योंकि इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये जो ब्लैक फंगस है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, मतलब अवसरवादी है। जैसे ही किसी आदमी की इम्यूनिटी कम होगी, ब्लड शुगर उसका ज्यादा होगा, स्टेरॉइड लेगा, अनकंट्रोल डायबिटीज होगी, तो ही होगा। हर आदमी को इसका कोई खतरा नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से बीमार होने के 6 से 8 हफ्ते तक, क्योंकि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में भी ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज, इसमें दर्द होता है। जैसे कोविड के सिम्टम्स तो होंगे, लेकिन उस तरह के नहीं होते। जैसे नाक की जो ये हड्डी है, यहाँ पे दर्द होगा, इन हड्डियों में दर्द होगा, ये होगा। और इसमें जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएं, मतलब उसमें 2 दिन 4 दिन लगाएंगे तो बात कंट्रोल के बाहर चली जाएगी, कोई डॉक्टर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि दवा भी मिलनी बड़ी मुश्किल हो रही है। तो जैसे ही किसी को स्टफीनेस होता है, नाक में, नाक बंद होती है, उनकी लाल होती है, सूजन होती है, वन साइडेड भी हो सकती है, नाक की हड्डी इसमें दर्द हो सकता है, यहाँ पे ये जो मैक्सिलरी बोन्स है इसमें दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, आंखें फूल सकती है। अगर हम सावधानी बरतते हैं तो कहीं ना कहीं हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। लगातार डॉक्टर के पांडे यही हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि ब्लैक फंगस से कैसे बचा जा सकता है, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।